तो हमारे साथ आए हैं अनुराग उपाध्याय, ये वीर रस के कवि हैं। तो आचार्य चाणक्य एक विद्वान है, एक विद्वान है। दूसरा, एक वो फिलोसोफर है। तीसरा, वो एक नीतिज्ञ है। चौथा, एक अर्थशास्त्री है। जैसे था वो एक वनवासी था, तो वनवासी को उन्होंने एक सिंहासन युक्त व्यक्ति बना दिया। तो जो आजकल के जो युवा हैं, लोग बताते हैं चाणक्य की बुद्धि बहुत तीव्र थी, तो आजकल के युवा भी चाणक्य की तरह अपनी बुद्धि कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन मनुष्यों से इस प्रकार के चरित्रों की बात नहीं हो रही है, तो ये एक दुखद विषय है। हमें को जानना पड़ेगा कि एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो हमारे भारत में हुआ, जिसकी भारतीय विद्वानों को साथ साथ विदेशी विद्वानों ने तक तारीफ की। जैकोबी, हर्टल, विंसेंट स्मिथ, पंडित राम प्रसाद मुखर्जी, मुकुंद प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े विद्वानों ने वो अपने गोल को छोड़ के इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से इधर उधर भागते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन तो देखिए सबके जीवन में सामान्य है। भर्तृहरि जी लिखते हैं कि साहित्य संगीत कला हीना साक्षात पशु पुच्छ वशान हीना। भारत जब 40 भागों में खंड था, 40 भारत के अभी कितने टुकड़े हैं? लगभग नेपाल एक मान लीजिए, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा भारत खुद बड़ा जो महाद्वीप है, बांग्लादेश और तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार। लगभग अभी कितने 7 हैं, लगभग 7 से 9 हो। वैदिक शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा यदि मिलेगा तो भारत में निश्चित रूप से वैसे लोग मिलेंगे। तो हमारे साथ आए हैं अनुराग उपाध्याय, ये वीर रस के कवि हैं, और इन्होंने चाणक्य जो हमारे बहुत पुराने विद्वान हुए हैं उनके बारे में आज ही हमारे बारे में युवाओं को बताएंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद छोटे भाई हर्ष मिश्रा को, क्योंकि मुझे बुलाने के लिए। और वर्तमान का जो आज का जो पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो एक खंडकाव्य के उपलक्ष्य में इन्होंने जैसा कि मुझे बुलाया है। खंडकाव्य चाणक्य चरितावली। इस खंडकाव्य में मैंने आचार्य चाणक्य की रक्षा कृतियों को अध्ययन करके उनके जीवन के संघर्षमय कार्य क्षेत्रों को देखते हुए मैंने एक खंडकाव्य लिखा है, जो कि चाणक्य चरितावली अखंड भारत की ओर पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। इस पुस्तक को, जो कि अब पब्लिश भी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की एक कंपनी है जिसका नाम है एविंस पब, उन्होंने ये पब्लिश किए, जिनको मैं धन्यवाद दूंगा। तो ये इस पुस्तक के बारे में। तो आप चाणक्य के बारे में हमारी जनता को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आचार्य चाणक्य एक वो चरित्र हैं जिनका चरित्र जो है वो सबसे ज्यादा विस्तृत है अभी तक। जैसे सबसे पहले तो आचार्य चाणक्य एक विद्वान है, एक विद्वान है। दूसरा, एक वो फिलोसोफर है। तीसरा, वो एक नीतिज्ञ है। चौथा, एक अर्थशास्त्री हैं, जैसा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा। और जो लोग इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड से आते हैं, नीति शासन एडमिनिस्ट्रेशन की जिनकी व्यवस्थाओं को जो लोग जानने का प्रयास करते हैं, तो वो कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़े। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से राष्ट्र का संचालन होना चाहिए वो सब बताया है और उसको लिखने का प्रयास किया है। और एक अद्भुत, भारत के साथ साथ विदेशी लोगों ने भी आचार्य चाणक्य की खूब सराहना की। तो आचार्य चाणक्य उसके बाद एक कुशल शिक्षक हैं, जिन्होंने एक, जैसा कि कुछ इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं कि आज जो चंद्रगुप्त था वो एक वनवासी था, तो वनवासी को उन्होंने एक सिंहासन युक्त व्यक्ति बना दिया, जो कि इतिहास में फिर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। तो इतना बड़ा विस्तृत चरित्र, और उस पर जब मैंने देखा कि अभी तक किसी ने, रचनाओं की तो बात छोड़िए, खंडकाव्य या महाकाव्य की तो बात छोड़िए, महाकाव्य तो क्यों लिखेगा कोई, उन पर रचना तक आजकल के कवियों ने नहीं लिखी। तो मैंने उसका अध्ययन करने का अभ्यास किया और मैंने उन पर एक खंडकाव्य लिखने का प्रयास किया। जैसा कि आपने बताया कि चाणक्य के बारे में जो आजकल के कवि उन्होंने नहीं लिखा, तो जो आजकल के जो युवा हैं, लोग बताते हैं चाणक्य की बुद्धि बहुत तीव्र थी, तो आजकल के युवा भी चाणक्य की तरह अपनी बुद्धि कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, करने से तो कुछ भी हो सकता है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन युवा आचार्य चाणक्य की तरह या उस प्रकार के परिवेश में ढल तो सकते हैं, ये बात जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, और ढल भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले युवाओं को ये बात स्वीकृति, जब तक उन्हें, जैसे मैंने अभी चाणक्य को उद्भाषित किया, हालांकि इससे पूर्व में सीरियल बने
लेकिन मंचों से इस प्रकार के चरित्रों की बात नहीं हो रही है, तो ये एक दुखद विषय है। अगर युवाओं के मन में इस प्रकार की बातें जाने, देखिए चाणक्य बनने के लिए सबसे पहले चाणक्य को समझना पड़ेगा, हमें को जानना पड़ेगा कि एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो हमारे भारत में हुआ, जिसकी भारतीय विद्वानों को साथ साथ विदेशी विद्वानों ने तक तारीफ की, जैकोबी, हर्टल, विंसेंट स्मिथ स्मिथ पंडित राम प्रसाद मुखर्जी, मुकुंद प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े विद्वानों ने, ये तो भारतीय विद्वान है, जैसे मैंने पूर्व में नाम लिया जैकोबी, हर्टल, स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, ये तो सारे विदेशी विद्वान हैं। इन लोगों ने तक जब इतने बड़े चरित्र को सराहा है, तो उस चरित्र में कुछ ना कुछ विशेष बात है और बिल्कुल भारत के लोग बन सकते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक है इस प्रकार के चरित्र। आचार्य चाणक्य तो एक उदाहरण मात्र है भारत की मनीषा का। आचार्य चाणक्य जैसे सैकड़ों अन्य आचार्य ऐसे हुए हैं, जैसे विष्णु, ये तो आचार्य चाणक्य को दूसरा नाम विष्णुगुप्त, और अनेकों श्रृंगार के हैं, वैदिक में है, वैदिक विद्या में है, और कई सारे ऐसे चरित्र जो कि दब गए हैं, तो उन्हें पहले निकाल कर समझने की आवश्यकता है, उसके बाद ये होगा। तो जो आजकल के युवा हैं वो डिस्ट्रैक्शन के कारण इधर उधर भगते रहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो अपने गोल को मतलब छोड़ के इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से इधर उधर भागते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन तो देखिए सबके जीवन में सामान्य है और वो होता ही रहता है, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ अपना गोल हमारे दिमाग में रहे तो ये बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोल, मान लीजिए कोई 10th क्लास में है और उसे पढ़ना है, जैसा कि आप हैं, ठीक, और मैं 12th में हूँ इस साल, तो हमें तो ऐसा तो नहीं कि हम इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो मशीन का काम है, और कोई व्यक्ति है तो उसे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो संभव है कि यदि उसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट अगर वो पढ़ाई से हो रहा है, तो वो एक दूसरी एक्टिविटी को पकड़ ले, वो कोई एथलेटिक एक्टिविटी में शामिल हो जाए। अगर वो कोई कविताएं लिखता है तो वो कविताएं लिखे। वो उसे आवश्यक है कि सिलेबस की किताबों के साथ साथ एक आध पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो कि सिलेबस से हटके हो, तो वो उसे सहायता करेगी। बकाया संगीत का आश्रय ले सकता है, जैसा कि भर्तृहरि जी लिखते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ वषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से विहीन जो पशु व्यक्ति है वो साक्षात पशु के समान है। तो इस प्रकार से यदि वो दूसरी कोई कलाकृतियों को ले तो उससे उसे फायदा होगा। जैसे कि आपने बताया कि चाणक्य थे, तो उन्होंने मतलब उनकी विदेशी लोगों ने बहुत तारीफ की, तो क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण उन्होंने चाणक्य की तारीफ की? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहला कारण तो उनकी विद्वत्ता है, जो कि सबको जानते हैं, सभी जानते हैं कि वो विद्वत्ता। दूसरा, उन्होंने जो कार्य किया वो संभव नहीं है कि आज के समय में कोई कर पाए। संभव, अगर भौतिक परिवेश को हम देखें तब भारत जब 40 भागों में खंड था, 40 भारत के अभी कितने टुकड़े हैं? लगभग नेपाल एक मान लीजिए, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा भारत खुद बड़ा जो महाद्वीप है, बांग्लादेश, और तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार। लगभग अभी कितने 7 हैं, लगभग 7 से 9 हो। उस समय 40 भागों में भारत बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, और 40 राजा आपस में लड़ते रहते थे। तो उन 40 को संगठित करने का काम जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम आचार्य चाणक्य। दूसरा, नीति के क्षेत्र में अनेकों, जैसे भर्तृहरि जी ने श्रृंगार शतक लिखा है, वो नीति शतक, और विदुर जी की जो नीति है विदुर नीति, उसी प्रकार नीति के क्षेत्र में अनेकों नीतिज्ञ हुए हैं भारत में। आचार्य बृहस्पति हुए हैं, शुक्र हुए हैं, अनेकों, लेकिन उनकी बराबरी की अवस्था की चाणक्य नीति जैसा महान ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष को दिया, उसका नाम आचार्य चाणक्य था। तो आचार्य चाणक्य नीतिज्ञ के क्षेत्र में दूसरा। तीसरा, अर्थशास्त्री या मॉडर्न
लैंग्वेज में इंग्लिश में कहें तो एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अर्थव्यवस्था, भारत की व्यवस्था बनाने में जो संविधान उन्होंने भारत को दिया। और मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा, मुझे तो नहीं लगता उससे अच्छा संविधान वर्तमान भारतवर्ष का भी है, जो कि अभी जो है भारत का जो संविधान है, मौलिक संविधान भारत का जो अभी है, वो उसके समकक्षता का नहीं। कौटिल्य अर्थशास्त्र उन्होंने भारत में दिया, और उस समय, आज भारत का आयात या निर्यात बिल्कुल शून्य है, उस समय भारत का 43% निर्यात था। तो भारत की जो व्यवस्था थी, आंतरिक व्यवस्था थी, वो उस क्षेत्र से ज्यादा परिपूर्ण थी, परिपक्व थी, और एक पकी हुई व्यवस्था उन्होंने दी। तीसरे या चौथे वो एक शिक्षक हैं, और अभूतपूर्व एक ऐसे शिक्षक जिसने अपनी तपस्या के बल से एक साधारण व्यक्ति को एक उच्चतम स्तर का योद्धा बनाया। तो इस कारण उनकी लोकप्रियता के चर्चे हैं। बाकी मुझे जो लगता है ये तो उसके भारत के हुए, विश्व स्तर पर आचार्य चाणक्य का आना उनकी विद्वत्ता का मूल कारण है, जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र ही मूल है। और उनके कौटिल्य अर्थशास्त्र तीसरी पुस्तक है चाणक्य सूत्र, वो आप पढ़िए, उसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो ये जो उनके 3 प्रमुख ग्रंथ है, चाणक्य नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य सूत्र। विदेशों में कौटिल्य अर्थशास्त्र पर रिसर्च चलती है, लेकिन भारत में अभी इस पर कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है ये 3 कारण ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि आपने चाणक्य की बहुत सारी विशेषता बताई, पर जो आजकल के जो लोग हैं वो शास्त्र को पढ़ना बिल्कुल उचित नहीं समझते और शास्त्रों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शास्त्र को पढ़ना उचित नहीं समझते या शास्त्रों को भूलते जा रहे हैं। देखिए, पढ़ने की अवस्था कौन सी होती है? लगभग जब 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, जो हमारे शास्त्रों में 4 अवस्थाएं बताई गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 अवस्थाएं हमारी पढ़ने की बताई गई। ठीक, तो 5 से 25 वर्ष यानी 20 वर्ष हो गया अध्ययन। तो अध्ययन का जो समय है वो बालक या आजकल के युवा जो है वो कोई बात नहीं, आजकल के युवा जो है वो अंग्रेजी माध्यम या इन जो पाठ्यक्रम के साथ पढ़ रहे हैं वो भारतीय नहीं है। उसका मूल आधार किसी व्यक्ति ने लिखा जो कि भारतीय नहीं था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का संचालन जिस व्यक्ति ने किया, जो भारतीय तो था लेकिन विद्वान नहीं था, तो इस कारण से एक ऐसी आधारशिला भारतीय पाठ्यक्रम को मिल गई जो कि भारत के लिए एक घातक प्रतिबिंब का कार्य करेगी। तो मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले इस मकर जाल से निकलना चाहिए और भारत की सरकारों को इस पे कार्य करना चाहिए कि भारत में फिर से वो अर्थव्यवस्था या वो शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जाए जो भारतीय हो। जैसे भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, जिसका मैकॉले खुद अपनी उसमें रिसर्च में वर्णन करता है, तो उसको भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा यदि मिलेगा तो भारत में निश्चित रूप से वैसे लोग मिलेंगे। और आचार्य चाणक्य का तो चूंकि नालंदा जंदाने के बाद हमें कुछ अविशेष विद्वानों को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी तरह और लोग नहीं है। ऐसे हर गांव में, हर घर में ऐसे आचार्य हुआ करते थे पहले। तो जो आपने चाणक्य के ऊपर पुस्तक लिखी है, चाणक्य चर्चावली जी, तो वो क्या मन में विचार आया कि आपने उसकी रचना कर दी? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग 4-5 साल पहले, जब मैं ऐसी 6-7 क्लास में था, तो ऐसे उस समय एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य करके। ठीक, उसमें मनीष बाजवा जी, वो मनीष शर्मा और कोई बाजवा करके हैं, मनीष बाजवा और आदित्य शर्मा जी, उन लोगों ने चाणक्य चंद्रगुप्त का रोल किया है। वो मैं आपको क्लैरिफाई करूं तो वो मैंने देखा। उसके बाद कक्षा 10 में ऐसी भगवती की कृपा हुई कि कविताएं मैं लिखने लग गया। 10वें के बाद से मन में ऐसा विचार था कि आचार्य चाणक्य पर कुछ ना कुछ लिखा जाए। तो मैं कविता लिखने के प्रयास में था, तो देखते ही देखते मैंने देखा कि
कविता मैंने सोचा कि 8-10 पेज लाइन में कविता निपटा दी जाएगी, लेकिन जैसे ही समय गया फिर मैंने सोचा, फिर लिखते लिखते देखा कि कविता में 2-3 पेज लिख गए। तो मैंने कहा कि अब इसे सर्ग के रूप में करेंगे, और आचार्य चाणक्य पे मैंने लगभग 1 वर्ष का उससे पूर्व अध्ययन किया। एक उपन्यास चाणक्य चरित्रम, और वो उनके विषय में रुचि होने के कारण मैंने उनके ग्रंथ में जब अध्ययन चल रहा था उसी कारण उनके चरित्र को पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते फिर मैंने जब लिखा, फिर लिखने में साथ में उनका अध्ययन करते करते लिखा। तो आप खाली वीर रस की कविता लिखते हैं और किसी से रिलेटेड कुछ कुछ लिखते हैं? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति है अब वो लेखन संबंधी कार्य करता है, तो उसके भीतर जितने रस, देखिए किसी व्यक्ति के भीतर किसी एक रस की प्रधानता होती है, और बाकी अन्य रस उसके शरीर में गौण रूप से उपलब्ध होते तो हैं। माने यदि कोई वीर रस लिखता है उदाहरण के लिए, तो ऐसा समझ सकते हैं उसमें उसने उसको चुना है, या उस रस में उसे आनंद मिलता है, या उसे लगता है कि ये रस मेरी लेखनी पे ज्यादा सूट करता है, मेरे कैरेक्टर पे ज्यादा सूट करता है।